हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की, और ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए हर जगह हर बिजनेस में ये अप्लाई होगा। रीजन बीइंग कि जो बिजनेस है हर एक में इन्वेंट्री होता है, और इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास जो माल रखा हुआ है उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। देखिए हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए हमने पढ़ा था क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेजरमेंट कैसे हो, रिकॉग्नाइज कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे हो, और डिस्क्लोजर कैसे हो। ये चार चीजों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो इन्वेंट्री तो हर बिजनेस के अंदर ही होगा। तो यहां पर हमें क्या सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम, बट वैल्यूएशन के साथ साथ डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट सब कुछ है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो हमें ये बताया जाएगा कि गाइडेंस हमें मिलेगी कि फॉर्मूला क्या लगाए इसकी वैल्यूएशन करने के लिए, और हम इसको कैसे राइट डाउन करें नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। क्योंकि आपने 11th क्लास में जब फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, बैलेंस शीट बनाई होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स में, और वहां लिखते थे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, शायद आपको याद हो। तो वो क्यों करते थे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, और दूसरा हम लोग प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं जो कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी आप रिकॉग्नाइज कर लो, बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को अभी मत लिखो। तो ये एक्सपेक्टेड लॉसेस है, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बता रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो AS2 क्या बता रहा है हमें, इन्वेंट्री का क्या मतलब है। इन्वेंट्री एज असेट, इन्वेंट्री को असेट में तो दिखाते हो, तो एज ए असेट क्या है ये, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम बेचने के लिए अपने पास रख रहे हैं। तो फिनिश गुड्स हो गया या स्टॉक इन ट्रेड हो गया। आपको मालूम है फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, बताएगा कोई। खुद से मैन्युफैक्चर किया है तो वो फिनिश गुड्स है बेचने के लिए, और अगर हमने किसी और का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदा है बेचने के लिए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसे हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। दोनों ही इन्वेंट्री का पार्ट होंगे। या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, माल बनना शुरू हो गया है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, मतलब रॉ मटेरियल। तो हमारे पास चार टाइप का इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चारों टाइप का इन्वेंट्री यहां पर आ जाएगा, इंक्लूडिंग, इसके अलावा और भी आएगा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। अब इसमें क्या मतलब है, अब देखो हमारी मशीन है, मशीन के अंदर ग्रीस डलती है, ऑयल डलता है, मोबिल ऑयल डलता है, कंज्यूमेबल्स हैं, है ना। जैसे छोटी मोटी चीजें हमारी मशीनों के अंदर डल जाती है, बेल्ट है, बेल्ट डल जाती है। तो ये सब चीजें भी, मेंटेनेंस वाली चीजें भी इन्वेंट्री का पार्ट है। अदर देन, लेकिन क्या नहीं है, अदर देन machinery spares, servicing equipment and standby equipment meeting the definition of PPE। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ये कह रखा है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से जो असेट है उसके अलावा। तो वो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कि जैसे हमने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो किसी पर्टिकुलर मशीन के अंदर ही डलेगी, उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है, उसकी लाइफ भी अच्छी खासी है, अलग से रिकॉग्नाइज्ड आइटम है, तो उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे। अदरवाइज जैसे छोटी मोटी चीजें हैं, कोई स्प्रिंग है, कोई बेल्ट है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तो चीज नहीं है, तो ये इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लिया कोई मशीन है, उसका एक पार्ट है 10,000 रुपए का, और हमें पता है कि उस मशीन के अंदर वो चीज एक टाइम के बाद वो खराब हो जाती है, फिर वो 10,000 रुपए की आइटम डलेगी, वो फिर 1 साल चलेगी, वो हमने लेकर रखी हुई है, तो फिर वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो। तो वो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब एक असेट का पार्ट है, तो फिर वो यहाँ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है।
इसके अलावा लिखा है कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जैसे मान लिया एक मशीन है, घर की बात, एक घर के एग्जांपल से बताता हूं। मान लिया घर में एक वॉशिंग मशीन हमने नई खरीदी, ठीक है, फुली ऑटोमेटिक, और पहले हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक थी। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, भैया कपड़े धुले, उसको सुखाने के लिए दूसरे में डाले, और फुली ऑटोमेटिक में एक बार डाले और सब कुछ सूख साख के उसमें से निकलेंगे। तो अब हमने फुली ऑटोमेटिक खरीद ली, सेमी ऑटोमेटिक खरीदी थी 20-25 हजार की, अब बेच रहे हैं तो 2,000 की भी नहीं बिक रही, तो उसे रख लिया, अरे यार इसे बेचते नहीं है, कभी ये खराब हो गई कोई बात हुई तो उसे काम में ले लेंगे। तो वो स्टैंड बाय कि भैया इसकी जगह उसको अगर कोई खराब हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक जनरेटर है, जनरेटर चलाते हैं हम लोग, लेकिन एक नया जनरेटर खरीदा, पुराना जनरेटर कबाड़ में बिक रहा था, हमने उसे स्टैंड बाय के तौर पर रख लिया कि नया जनरेटर कभी खराब हो गया, कोई दिक्कत हुई तो उसको चला लेंगे। तो फिर वो इन्वेंट्री नहीं है, वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो फिर वो इन्वेंट्री के अंदर नहीं आएगा। या सर्विसिंग इक्विपमेंट है, अब सर्विसिंग इक्विपमेंट मान लिया ड्रायर है हमारे पास, ड्रायर से हम कुछ काम करते हैं, वो गीला हो जाता है, सुखाने के लिए ड्रायर है, तो फिर वो हमारे पास इन्वेंट्री का पार्ट नहीं। तो यहां पर इन्वेंट्री का डेफिनेशन से पता चला क्या क्या आता है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, साथ ही साथ कंज्यूमेबल्स आइटम्स भी आएंगी, जो हमारी मशीन के अंदर कंज्यूम हो रही हैं वो भी आएंगी, मेंटेनेंस के लिए जो चीजें रखी हुई है वो भी आएंगी। इन्वेंट्रीज, अब ये जो चीजें आ रही हैं ये हमारी मेंटेनेंस, सप्लाई और कंज्यूमेबल्स है ना, अदर देन मशीनरी स्पेयर्स बोल दिया। इन्वेंट्री जो है हमने खरीदा और बेचने के लिए रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल गुड्स हमने खरीदे रिटेलर ने और सेल करने के लिए रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी खरीदी है, सेल करने के लिए रखी हुई है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगे, WIP आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, कंज्यूमर, लूज टूल्स अवेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन क्या नहीं आएगा, वही वाली बात लिखी है डिटेल में कि AS10 के अंदर PPE के अंदर के आइटम नहीं आएंगे। कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करी हुई है AS2 से, ये चीजें नहीं आएंगी। क्यों? उसका एक रीजन है कि या तो वो इन्वेंट्री ही नहीं है या फिर वो उसके ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी और चीज पर है तो वो यहां से हटा दिया गया, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर AS7 है, और AS7 हमें बताता है कि WIP का ट्रीटमेंट कैसे करना है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहा है, रोड बन रही है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसमें जो WIP है उसका क्या ट्रीटमेंट होना, ये AS7 में बता रखा है। लेकिन वो WIP होने की वजह से है तो इन्वेंट्री, तो उस पर बाय डिफॉल्ट AS2 तो अप्लाई हो ही रहा है, तो AS2 भी अप्लाई हो रहा है, AS7 भी अप्लाई हो रहा है। तो AS2 में बोल दिया कि भैया उसको यहां से हटा दो क्योंकि वो AS7 में आ रहा है। अगर नहीं कहते तो भी बाय डिफॉल्ट हट जाता, क्योंकि हमारी पास सीधी सी एक फंडा है कि अगर किसी चीज पे स्पेसिफिकली कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वही अप्लाई होगा ना। ये जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री पर, और AS7 की WIP पर एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अगर किसी चीज पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वही अप्लाई होगा, लेकिन फिर भी फॉर द रिमूवल ऑफ कंफ्यूजन यहां पर लिख दिया कि भैया यहां से हटा दिया। दूसरा हमारा सर्विसिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं, अब देखो सर्विस प्रोवाइडर क्या काम करते हैं, वो सर्विस देते हैं। मान लिया एक ड्राई क्लीन वाला है, वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। सर्विस कैसे दे रहा है, आपके लिए कपड़े लेकर के उसको साफ करके सफाई करके दे रहा है। अब मान लिया वो प्रोसेस में है, उसमें आधा काम हो गया आधा काम नहीं हुआ, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो यहां पर नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी मैं सर्विस ही दे रहा हूं आपको। अब अगर ईयर एंड में कुछ बच्चों का कोर्स कुछ पूरा हो गया कुछ नहीं हुआ,
अब इसे इन्वेंट्री बोल के WIP में थोड़े ना लिया जाएगा, तो इसलिए इसे हटाया गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल शिपिंग कंपनी है, फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज इन्वेंट्री बट नॉट कॉस्ट फॉर वॉयज इन प्रोग्रेस। ये क्या रखा है कि हमारे पास शिपिंग है, शिप में क्या हो रहा है, सामान या पैसेंजर इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो आपको सर्विस ही तो दे रहे हैं, उनका कुछ खर्चा भी हुआ है भाई, रास्ते में उनका कुछ डीजल पेट्रोल फूक गया है, तो ये कह रखे है कि जो डीजल और पेट्रोल या कोई स्टोर बचा हुआ रखा है फिजिकल फॉर्म में, वो तो हमारा इन्वेंट्री का पार्ट है, क्योंकि कंज्यूम होने के लिए रखा है, ये तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ ही रहा है। लेकिन जो बीच में खर्चा हो गया है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और वो भी सर्विसिंग है, उसमें कुछ कैलकुलेशन लगाई जा सकती है, बट उसे नहीं लेना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें कोई खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है वो, लेकिन असल में क्या होता है, सर्विस कॉस्ट में, सर्विसिंग में मेजर कॉस्ट पता है क्या होती है, मेजर फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ना कि वेरिएबल कॉस्ट। और बिजनेस में मेजर वेरिएबल कॉस्ट होती है ज्यादातर। जैसे मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, तो उसमें मेजर कॉस्ट सामान, उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर वगैरह सब। लेकिन जब सर्विसिंग होती है तो उसमें हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ज्यादा खर्चा होता है, और हमारी नॉलेज और प्रोफेशनल के केस में, अब जैसे यही है, ये आपको पानी के जहाज से लेकर जा रहे हैं, तो इसमें मेजर कॉस्ट पानी के जहाज की कॉस्ट है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, सर्विस मिल रही है आपको, मेजर कॉस्ट ट्रेन की और इक्विपमेंट की है। वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होती है, खर्चा ऊपर से बहुत कम होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बोल दिया कि इन सबको छोड़ देंगे। ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी है, मेडिकल सर्विसेज है ना, मर्चेंट बैंकिंग है, इवन कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें WIP को एक्सक्लूड किया गया। नंबर 3, आपके पास शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उसे क्यों हटाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है ना, किस पर है मालूम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS13 एज वेल। AS13 है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट है कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक इन ट्रेड वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वहां से हटा दिया है, और यहां पर से भी हटा दिया है। द करंट इंडियन प्रैक्टिस इज हाउ एवर टू वैल्यू देम एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। तो वही प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस हमारी इन्वेंट्री की है, बट उसको यहां से हटा दिया गया। जैसे ब्रोकर होते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर्स खरीदा बेचा, तो वो हटा देते हैं। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, mineral oils, ores, gases, to the extent they are measured at net realizable value in accordance as well as established practice in industry। अब जैसे अब लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, वहां पर क्या हुआ, वो मुर्गी वगैरह जो है, अंडे बेचने का काम है, या मुर्गी पालन उद्योग है, तो वहां पर क्या करेंगे, वो बेचेंगे ताकि उसको यूज करके एज ए फूड उसको यूज किया जा सके, खाया जा सके। या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे पास, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, हम रबड़ बनाते हैं, कॉफी है, चाय है, तो अगर वो ऑयल गैसेस वगैरह भी है, तो उन सबको हम जनरली वही है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर ही वैल्यू करते हैं, बट यहां से वो बाहर है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप से वो बाहर है। तो कुछ चीजें हैं जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती हैं, वो हमने देख ली है। The type of inventories are related to the nature of business। इन्वेंट्री जो ट्रेडिंग कंसर्न में है वो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड, जो माल खरीद कर बेच देते हैं, है ना।
और इनमें ऑल्सो हैव ए इन्वेंट्री और सप्लाईज सच एज रैपिंग पेपर, कार्टन एंड स्टेशनरी, उस टाइप का भी हो सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अंदर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकती है और WIP भी, मशीनरी के पार्ट्स भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में अलग अलग टाइप के इन्वेंट्रीज यूज में आती है ना। तो एट द एंड every business needs to ascertain the closing inventory, whether it is WIP, raw material, finished goods or other. The cost of closing stock, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी वो अगले साल ओपनिंग बन जाएगी ना। तो इस साल क्या होगा क्लोजिंग और अगले साल क्या होगा ओपनिंग। तो दो अकाउंटिंग ईयर को इफेक्ट करेगी ये वैल्यू, इस साल को भी और नेक्स्ट ईयर को भी। और ये हमारी एसेट है, एसेट है तो हम एसेट में दिखाएंगे इसको, है ना। अब सच कॉस्ट यहां पर लिखा है कि ये जो कॉस्ट होती है हम इन्वेंट्री को जो बनाने में खर्चा करते हैं वो भी, और सच कॉस्ट मस्ट बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया हमारा फैक्ट्री में माल बना और फैक्ट्री से उसे शिफ्ट कहीं और करके हम बेचने के लिए करें हैं, तो वो जो रास्ते का फ्रेट का खर्चा है वो भी उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। तो क्या लिखा है लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री दैट इज फ्रेट incurred to carry material to the factory and condition of the inventory that is cost incurred to convert the raw material into finished goods, ये सब भी उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है आफ्टर फिनिश गुड्स और जो रिकरिंग टाइप की होती है, बार बार नहीं होती है, उसको बार बार होती है, उसको हम ऐड नहीं करते। देखो याद रखिए वन टाइम कॉस्ट ऐड होगी, रिकरिंग नेचर की नहीं होगी। जैसे स्टोरेज कॉस्ट, अब अगर हमने इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए जो खर्च किया है जैसे स्टोरेज कॉस्ट, अब उससे अगर हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। कैसे? आप मान लिया किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गए, है ना, तो आप देखो सामान 99% ऐसा होता है कि नया ही लोग खरीदना पसंद करते हैं, 1% ऐसा होता है कि पुराना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसका नेचर ऐसा है कि वो पुरानी चीज अच्छी होती है। जैसे चावल है, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। ऐसे ही वाइन वगैरह होती है, जितनी पुरानी होती है, अल्कोहल जितना पुराना होता है उतना महंगा बिकता भी है। तो वो वाली स्टोरेज कॉस्ट तो जुड़ती है क्योंकि वो पब्लिक उस पर एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है। बट अब आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं दुकान पर जाकर, तो कपड़ा नया ही खरीदा जाएगा, अगर वो पुराना है तो वो खराब भी हो जाएगा और आप उसे खरीदना भी पसंद नहीं करेंगे। अब पुराना रखा है मान लिया कपड़ा और वो 3 साल से नहीं बिक रहा और आप उसे और महंगा बेचने की कोशिश करें कि भैया हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी आई है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, है ना। खाने पीने की चीजें खराब हो जाती हैं पुरानी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कपड़ा खरीदने के लिए गए तो उसने कहा भाई 1000 रुपए मीटर है, आपने कहा ये वाला क्या 2000 मीटर है, क्या ये तो और हल्का है बेकार लग रहा है, तो 2000 क्यों, क्या जी 3 साल से रखा है, तो आप पैसा थोड़ी ना एक्स्ट्रा दोगे उसका। तो इसलिए जनरली स्टोरेज कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेंगी नहीं। कब जुड़ेंगी? जब कस्टमर उसका एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होगा। वो जैसे मैंने कहा राइस है, पुराना राइस है, अल्कोहल है, तो वो महंगा बिकता है क्योंकि उसमें स्टोरेज कॉस्ट हमारी जुड़ती रहती है, लोग पैसा देने को तैयार होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो जुड़ेगा, अदरवाइज जनरली नहीं जुड़ेगा। अब जैसे आप मकान खरीदने गए, मकान खरीदने के लिए गए तो उसने कहा ये 1 करोड़ का है, ये 2 करोड़ का, दोनों सेम सही है। क्या जी ये क्यों, जो 2 करोड़ वाला 5 साल से बिक ही नहीं रहा है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट हो गई ज्यादा, तो आप थोड़ी ना ज्यादा दोगे उसके। तो इसलिए स्टोरेज कॉस्ट जनरली ऐड नहीं होती है, रिकरिंग नेचर के खर्चे ऐड नहीं होते। ठीक है, तो क्या लिखा है एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं जनरेट हो रहे हैं स्टोरेज कॉस्ट से, तो ये आप हटा देंगे। एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट unless those costs are necessary in the production prior to the further production storage। अगर मान लिया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि उसे 6 महीने रखना ही है, उसके बाद ही काम करेंगे, फिर तो वो कंपलसरी ऐड होगा, अदरवाइज। ठीक है,
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक क्रूशियल है क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर सीधा सीधा आता है, जीपी पर आता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट एक प्योर प्रॉफिट होता है, उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है, मटेरियल की कॉस्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हल्की सी भी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा सीधा सीधा इफेक्ट आता है। तो हायर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी तो हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन होगा नहीं वो प्रॉफिट। कॉस्ट ज्यादा दिखेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दिखाते हो। इसे बढ़ा दोगे तो जीपी अपने आप बढ़ा हुआ दिखाई देगा, वो है थोड़ी ना, इसलिए हम इसे ज्यादा में कभी भी नहीं दिखाते हैं। इसे हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होता है उस पर दिखाते हैं। देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम अपने आप ही इसे ज्यादा वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन किस पर होगी? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, क्योंकि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो हम उसे कम पे दिखाएंगे क्योंकि वो कम में बिकने की उम्मीद है। और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट पे दिखाएंगे क्योंकि हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या मतलब है? इन शॉर्ट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं तो उसे भी हम इन्वेंट्री की कॉस्ट से साइड में रखते हैं। अगर कोई आग लग गई, चोरी हो गया कुछ सामान, तो उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, बच्चों कॉस्ट में ऐड नहीं। वैसे ही एबनॉर्मल गेन हो गया तो भी उसे हटा देंगे। ना एबनॉर्मल गेन से हम कॉस्ट को कम करेंगे, ना ही एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि इन्वेंट्री की मेजरमेंट किस पर होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, अब ये जो दोनों में से कम है, अब इसमें हमें थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी। क्या? फिनिश गुड्स, WIP, इवन स्टॉक इन ट्रेड भी, वो भी क्या करेंगे? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, इस पर ही हम वैल्यू करेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल को अलग रखा है, उसका एक लॉजिक और रीजन बताता हूं। क्या आप रॉ मटेरियल को बेचने वाले हो? नहीं, उसको तो आप कंज्यूम करोगे। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लिया आपने रॉ मटेरियल 150 पर केजी के हिसाब से खरीदा। ठीक है, अगर इसे आज, ये क्या है आपकी कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं मालूम है? इतनी देर से मैं कह रहा हूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये होता क्या मालूम है आपको? किसी को मालूम है क्या होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू? वो तो सेलिंग प्राइस हो गया। हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे माल को बेचने के लिए जरूरी है, जो हमारी जेब में आएंगे पैसे। मान लिया ये है 140 पर केजी, कॉस्ट है 150, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140, तो इस हिसाब से तो हमें 140 पे वैल्यू करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात है, क्या आप रॉ मटेरियल को बेचने के लिए काम करते हो? किसको बेचते हो आप? अगर अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस 800 रुपए पर केजी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लिया उसकी कॉस्ट है 600 रुपए पर केजी, तो जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 600 रुपए के पर केजी, उस कॉस्ट में ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है, और उससे ज्यादा में बिक रहा है वो। इसका मतलब रॉ मटेरियल के पूरे 150 रुपए वसूल हो रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही वसूल हो रहा है। तो हम रॉ मटेरियल को 150 पे ही वैल्यू करें, 140 पे नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल को नहीं बेचना हमें।
रॉ मटेरियल को 140 पे वैल्यू पता कब करेंगे, जब हमारा फिनिश गुड्स 600 से कम में बिक रहा हो। अगर फिनिश गुड 600 से कम में बिक रहा है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही, तो ही इसे 140 पे वैल्यू करेंगे, नहीं तो देखें क्या लिखा है इसके बारे में। रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट। कब, अगर हमारा फिनिश गुड्स बिकता है एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। अगर हमारा फिनिश गुड्स एट कॉस्ट भी बिक रहा है तो भी कॉस्ट वसूल हो रही है, अबव कॉस्ट बिक रहा है तो भी कॉस्ट वसूल हो रही है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से भी कम में बिक रहा है, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट, मतलब तब हमें रिप्लेसमेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो भी तब जब रिप्लेसमेंट वैल्यू कॉस्ट से कम हो। अगर ज्यादा है तो भी कॉस्ट पे करेंगे। तो ये कौन सा समझ में आया आपको, फिनिश गुड्स WIP के लिए नहीं है, ये रॉ मटेरियल के लिए है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को बेचते नहीं है। क्लियर। चलिए एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। ये लिखा है कि कॉस्ट हमारी क्या है, पार्टली फिनिश्ड। पार्टली फिनिश्ड क्या होता है, WIP। WIP की कॉस्ट क्या है, 150 रुपीज। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। इसमें 100 रुपए का और खर्चा करेंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगी। फिनिश्ड यूनिट को बेचा कितने पे जा सकता है, 250 पर, और उस पर ब्रोकरेज कितनी होगी, 4%। Assume that the partly finished goods cannot be sold। इसका कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू WIP का नहीं है, क्योंकि WIP बिकता नहीं है ना। तो बिना फर्दर प्रोसेसिंग के इसकी वैल्यू 0 है। अब देखो हमारी जो WIP की कॉस्ट है वो कितनी है, 150। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस 250 माइनस फर्दर एक्सपेंसेस टू मेक सेल पॉसिबल। एक तो 100 रुपए का हमारा फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा आएगा, और 250 का 4%, 10 रुपए का हमारा खर्चा आएगा बेचने का। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसमें 140 आ रही है। तो कॉस्ट 150 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 है, तो 140 पे वैल्यू करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है? आगे बढ़े। तो आपको मेजर पॉइंट क्या क्या समझ में आए, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट पता लगानी है। फिर क्या पता लगाओगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे और जो भी कम है उस पर वैल्यू करोगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सीखते हैं, कॉस्ट कैसे पता लगाए। कॉस्ट, तो कॉस्ट में हम लोग 3 चीजें लेते हैं। कॉस्ट में क्या लेंगे, 3 चीजें। पहली परचेजिंग कॉस्ट, दूसरी कन्वर्जन कॉस्ट, क्या होती है कन्वर्जन कॉस्ट अभी देखते हैं, और तीसरा अदर कॉस्ट, उसको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। तो इन 3 चीजों को एक एक करके डिटेल में। तो 3 चीजें क्या है, परचेजिंग कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम परचेजिंग कॉस्ट को डिटेल में देखते हैं, फिर हम किसे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिर देखेंगे अदर कॉस्ट। तो पहले हम किसको देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, एक काम करो इसे नोट कर लो पहले, सबसे पहले, नहीं तो आप सो जाओगे। मेजर पॉइंट वैल्यूएशन के, इसमें लिखो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैल्यूएशन किस पे करते हैं, विच एवर इज लेस, ये लिखो सबसे पहले। फिर लिखो कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, ये 3 चीजें आ रही हैं, और फिर हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ परचेज। तो जब ये 3 हेडिंग डाली है कॉस्ट, उसके अंदर 3 चीजें बहुत है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। इसके अंदर तो ज्यादा अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेते हैं क्या होता है। परचेजिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्सेस वगैरह भी तो लगते हैं, तो वो सब आप इंक्लूड कर लेंगे पहले तो, है ना। लेकिन अगर कोई टैक्स है जो वापस आ जाएंगे, जैसे GST है, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC मिल जाता है, GST वापस आ जाता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो वापस आ रही है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट हाथों हाथ मिल जाएगा।
कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है, गवर्नमेंट आपको पैसा वापस कर रही है, तो वो सारी चीजें आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस क्या क्या कर दोगे आप इसमें से, कोई भी पैसा वापस आएगा तो वो सब माइनस कर दोगे, और इसमें परचेज प्राइस, टैक्सेस, फ्रेट और कोई अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली जो लगते हैं वो आप ऐड कर लेंगे पहले सारे, और जो जो वापस होने हैं वो माइनस कर। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ परचेज है, जैसे रास्ते का इंश्योरेंस का खर्चा है, फ्रेट, वो सब जुड़ जाएंगे, जीएसटी वगैरह माइनस हो जाएगा, जो भी आपका टैक्स रिकवर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन किसे कहते हैं, लेबर। लेबर क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्जन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। इसके अंदर एक तो लेबर आती है और फैक्ट्री के एक्सपेंस, क्योंकि फैक्ट्री में ही वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, वो वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक तो इसके अंदर अच्छा, आपने कॉस्ट पढ़ रखा है आपने तो पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा मैं बता देता हूँ। हमारी कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल को हटा दो, तो फैक्ट्री कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हटा दो, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये रही, कॉस्ट ऑफ परचेज, तो हमने वो अलग से ले ली। तो फैक्ट्री कॉस्ट में बची हुई सारी चीजें, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को मिलाकर हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट तक की सारी चीजें एक्सेप्ट मटेरियल, क्योंकि मटेरियल अलग से ले लिया। तो ये क्या क्या आती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। अब यहां क्या लिखा, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ। सिस्टमेटिक एलोकेशन क्यों लिखा है, सिस्टमेटिक एलोकेशन इसलिए लिखा है क्योंकि ओवरहेड, जो मैंने यहां वर्ड बोला ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो सीधा सीधा हमें पता ही नहीं होता कितना खर्चा आ रहा है। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, अब रेंट तो हम महीने का दे रहे हैं और हम माल बना रहे हैं कभी कम का, तो उसमें माल पर सीधा सीधा खर्चा हमें क्या पता कितना आ रहा है। फिर लेबर हमसे कह रही है कि मैं 5 घंटे में उसने एक यूनिट बनाई, तो मुझे पता है 5 घंटे का इतना पैसा देना लेबर को, इतना वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन फैक्ट्री का रेंट, पावर, फैक्ट्री में जो साफ सफाई का खर्चा है, दुनिया भर की मशीनों का डेप्रिसिएशन, वो सीधा सीधा थोड़ी ना खर्च हो रहा है जो मुझे पता होगा, तो वो हम अंदाजे से लिखेंगे, और उसे बोलते हैं एलोकेशन। एपोर्शन, एलोकेशन वो ओवरहेड का चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसमें हम पढ़ते हैं। तो वो खर्चे होते हैं। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को कैसे बांटेंगे। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में बताया था क्या क्या आता है, बताओ। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जिसे ओवरहेड बोलते हैं। और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। यहां हम केवल फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड में भी फिक्स्ड और वेरिएबल की अलग अलग बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, जैसे रेंट हो गया, तो वो आप करें या ना करें खर्च तो होंगे। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो बढ़ते हैं, जैसे पावर का खर्चा है, ज्यादा मशीन चलेगी तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा, कम चलेगी तो कम आएगा, तो वो क्या है, वेरिएबल। अब यहां लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे बांटे, तो क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, समझो। जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 2025-26, ये स्टार्ट हो रहा है ईयर, है ना। पूरे साल में कितना माल बनाओगे ये तो आपको पता नहीं है, क्या पता है, ये थोड़ी ना पता है। ये तो साल के अंत में पता चलेगा कि पूरे साल में हमने कितना माल बना दिया। लेकिन हमें अपने कस्टमर से पैसे तो लेने। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड है, वो फिक्स्ड ओवरहेड मान लिया 3 लाख के हैं पूरे साल भर में। अब ये पर यूनिट कितना ले हम, हमें क्या पता,
क्योंकि ये आउटपुट के हिसाब से तो होते नहीं। अगर मान लिया हमने 1 लाख यूनिट बनाई तो ये 3 रुपए का खर्चा आएगा, और अगर हमने 2 लाख रुपए यूनिट बनाई तो यही खर्चा 1.5 रुपए का हो जाएगा पर यूनिट। तो हम कैसे लें? तो क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी किसे कहते हैं? जनरली जो हम बनाते हैं पिछले 2-4 साल में देख लो, जनरली हर साल कितना माल बनता है, एवरेज निकाल लो, नॉर्मली कितनी उम्मीद है बिकने की, माल बनाने की, उस हिसाब से हम ले लेंगे। तो मान लिया हमारा ऑन एन एवरेज 95,000, 1,02,000 ऐसे कुछ चल रहा है, 2-3 एवरेज 1 लाख आया, तो हमने कहा 1 लाख, तो 3 रुपए पर यूनिट हम खर्चे में डाल देंगे। तो जब हम रॉ मटेरियल की, जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड कितना डालोगे? 3 रुपए पर यूनिट, उसकी वैल्यूएशन करनी है ना। अब मान लिया ये जो है ये तो हमने एक अंदाजे लगाया ना, वरना तो फिक्स्ड ओवरहेड भाई हमारा जो काम होता है वो हम अकाउंटिंग करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। काम थोड़ी ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, वो तो हमेशा चलता रहता है। हो सकता है कोई प्रोसेस है जो अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हमारा फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल सबकी वैल्यूएशन करने के लिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड WIP में भी जाएंगे और फिनिश गुड्स में भी जाएंगे। रॉ मटेरियल में तो नहीं जाएंगे, खैर WIP और किस में जाएंगे? फिनिश गुड्स में। तो उसके लिए मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन आगे एक बात और लिखी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन? मान लिया हम लोगों का है ना, याद है कोविड के टाइम सैनिटाइजर बहुत बिके थे, मास्क बहुत बिके थे, याद है? मान लिया हमारा मास्क बनाने की फैक्ट्री है और हम 1 लाख मास्क हर साल बनाते हैं। कोविड में हमने 10 लाख मास्क बनाए, इतनी ज्यादा हमारे पास डिमांड आ गई। तो अगर एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हुआ तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट? 30 पैसा। लेकिन यहां क्या लिखा है? किस हिसाब से वैल्यू करो? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? 1 लाख। तो नॉर्मल के हिसाब से वैल्यू करोगे तो पर यूनिट कितना खर्चा लिखोगे, लेकिन आ कितना रहा खर्चा? ये तो गलत हो गया, हम अपनी फिनिश गुड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, खर्चा आ रहा 30 पैसे, लिख रहे हैं 3 रुपए। तो यहां देखो ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट इज डिक्रीज। अब तो 30 पैसा हो गया। सो दैट इन्वेंट्री आर नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा महंगी ना वैल्यू हो तो आप 30 पैसे पे ही वैल्यू करो, लेकिन कब? एबनॉर्मल हाई। 1 लाख की बजाय 1,20,000 बन रहे हैं तो नहीं, समझ रहे हो ना? या हो सकता है 1 लाख की बजाय 1,20,000 बन रहे हैं, ये भी एबनॉर्मल हाई है, क्योंकि 20% ज्यादा कभी होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी हम 1,20 के हिसाब से कर लेंगे। मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर वेरिएशन हमारा 10-20 हजार का नॉर्मल है, 1 लाख की बजाय 1,10,000, 1,20,000 होता रहता है, तो हम 1 लाख ही नॉर्मल लेंगे। लेकिन 1 लाख की बजाय 1,50,000 एबनॉर्मल हाई है, 50% एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर हम कॉस्ट पर ही करेंगे क्योंकि कॉस्ट कम हो गई। लेकिन अगर हमारा आउटपुट कम होगा, यही अगर आउटपुट हमारा किसी वजह से कितना हो गया 50,000 और कॉस्ट कितनी हो गई 6, तो 6 पे नहीं करेंगे, 3 पे ही वैल्यू करेंगे, क्योंकि नॉर्मल पर ही वैल्यू करना है। एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन के केस में कम पर वैल्यू करना है, एबनॉर्मल लो प्रोडक्शन के केस पे हाई वैल्यू पे नहीं करना है। स्टॉक को बढ़ाना थोड़ी ना भाई, आप कम माल बना रहे हो तो आप तो नुकसान कर रहे हो। कॉस्ट को बढ़ाकर, फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को ऑफसेट थोड़ी ना करने देंगे। और आप कम बना रहे हो, महंगा बना रहे हो, तो आपका कस्टमर आपको ज्यादा पैसे थोड़ी ना दे देगा। समझ रहे हो ना? समोसा खाने गए, उसे कहा भैया समोसा दे दो, उन्होंने कहा 50 रुपए का है। क्या? क्यों? क्या इकलौते तुम आए हो, तुम्हारे लिए बनाएंगे एक समोसा, तो आप महंगा पैसा थोड़ी ना दे दोगे उसे। और जो वेरिएबल है उसे एक्चुअल के हिसाब से, क्योंकि देखो वेरिएबल पर यूनिट सेम ही रहता है, तो जितना माल बनेगा उतना ही खर्चा आएगा, ज्यादा बनेगा ज्यादा खर्चा, तो उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। 3 रुपए सोचा है तो ज्यादा बनाने पे भी 3 ही आएगा पर यूनिट, कम बनाने पे भी 3 ही आएगा पर यूनिट, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। टेंशन किसकी है? लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट शीट में एक क्वेश्चन कराया था ना, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल आउटपुट के रेशियो में कराया था, वही है ये बात।
याद है कॉस्ट शीट में भी मैंने नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी थी, तो मैंने क्या कराया था उसमें, फिक्स्ड को नॉर्मल के हिसाब से और वेरिएबल को एक्चुअल के हिसाब से ही कराया था, याद हो तो आपको, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में कराया। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और आउटपुट एक से ज्यादा प्रोडक्ट का आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। कैसे? मान लिया हम जमीन में से प्रीशियस मेटल स्टोन्स ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो? जमीन में से खुदाई कर रहे हैं, उसमें से तांबा निकला, कुछ सोना निकला, तो सोना निकला कुछ कुछ तांबा, तो तांबे को फेंक दोगे? खर्चे तो एक साथ ही कर रहे हो आप, तांबा भी निकल रहा है, सोना भी निकल रहा है, तो क्या करोगे? उस खर्चे को बांटोगे ना अलग अलग, तो उसे बोलते हैं इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। अगर हमें नहीं पता कि इस पे कितना खर्चा हुआ, इस पे खर्चा कितना हुआ, क्योंकि हमने तो जॉइंट कॉस्ट करी है, एक ही कॉस्ट करी है और माल बनकर आ गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज एलोकेटेड प्रोडक्ट इन द रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। तो आप किसी अच्छे मेथड के हिसाब से उस कॉस्ट को बांटो। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है? आपने कर रखा है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट? हाँ, तो उसमें हमारे अलग अलग मेथड होते हैं जॉइंट कॉस्ट को बांटने के। कौन कौन से होते हैं, याद है कुछ? अभी अभी तो टेस्ट भी दिया था। जॉइंट कॉस्ट को बांटने के 6 मेथड बताए थे मैंने चैप्टर के अंदर। कौन कौन से थे, याद है? अभी अभी टेस्ट दिया आपने। तो हमारा तो एक रूल था, n नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, तो एग्जाम में पता कौन सा क्वेश्चन आएगा? n+1 नंबर वाला। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन करने की कोई लिमिट नहीं है, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना है। तो इसमें 6 मेथड हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, जितनी जितने किलो है उसके हिसाब से बांट दो। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल सर्वे, सर्वे करा करके बांटो। ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जब वो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे उस समय के सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटो। ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसे 6 मेथड हमने पढ़े। तो इन्होंने कहा है किसी सिस्टेमेटिक रेशनल बेसिस पर बढ़िया मेथड से बांटो, और इसमें लिखा है जैसे मान लिया उसके सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटो। अब देखो हमारे पास 3 प्रोडक्ट निकल कर आए, एक प्रोडक्ट ज्यादा महंगा, एक सस्ता, एक सस्ता है। तो जो ज्यादा महंगा उसका रीजन क्या होगा? वो कम आउट, देखो कोई भी चीज महंगी होने के 2 रीजन होते हैं, या तो उस पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, या उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम है, ठीक है ना? कई बार क्वालिटी अच्छी होने की वजह से महंगी होती है चीज, कि आपने उस पर बहुत मेहनत करी है ना, और उस मेहनत की वजह से खर्चा ज्यादा है, या कई बार है कि बहुत कम लोग बना रहे हैं इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है तो महंगा है। तो हम जनरली तो ये मानते हैं कि उसमें मेहनत ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, इसलिए उसका जो सेलिंग प्राइस का रेशो उसमें बांट लेते हैं जनरली। तो यहाँ पर भी यही लिखा है। आपको पता है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है, मालूम है? वो स्क्रैप होता है। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप, ये तीनों चीजें अलग अलग। जॉइंट प्रोडक्ट है जैसे कि जो प्रोडक्ट है रिलेटिवली हाई इन वैल्यू और काफी हद तक आपस में कंपेरेबल है ना, और उनकी अच्छी खासी वैल्यू है सभी की, जैसे सोना चांदी हो गया, ये क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाय प्रोडक्ट को हम बनाना नहीं चाहते, बन गया, स्क्रैप से थोड़ी अच्छी वैल्यू है उसकी, लेकिन स्क्रैप क्या है? वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, बट बाय प्रोडक्ट एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, बट वो बाय प्रोडक्ट मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट है, उतनी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, बट उसको अलग से नाम से जाना जाता है।
तो वो जो बाय प्रोडक्ट है वो स्क्रैप जैसा ही है, लगभग स्क्रैप ही है, लगभग। तो उसको हम मार्केट वैल्यू पे ही लिख लेते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि वो स्क्रैप की तरह ही ट्रीट होता है। जैसे मैं गन्ना, जो हम चीनी बनाते हैं, चीनी हम गन्ने के रस से बनाते हैं ना, तो शुगर जो बनती है वो शुगर केन जूस से बनती है। अब शुगर केन आपने कभी गन्ना खाया होगा? खा ही नहीं सकता कोई गन्ना। हाँ, गन्ना नहीं खा सकते, गन्ना चूस सकते हैं, गन्ना खा नहीं सकते आप। तो क्या है, गन्ना आप चूसेंगे तो गन्ने जो बचा हुआ है वो फेंकना ही पड़ेगा आपको, वो खा ही नहीं सकते आप। तो जब गन्ने का रस निकाला जाता है तो हम गन्ने रस वाला देखते हैं, आप बेचते हैं तो डालेंगे, डबल करेंगे 4 बार और उसकी जान निकाल देंगे, वो बेचारा एंड में बचेगा जरा सा भूसा सा, उसे नीचे डाल देंगे। तो जो फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, उसमें तो बड़ी प्रेसिंग मशीन होगी, वो तो एक बूंद भी नहीं छोड़ने की उसमें गन्ने का रस, तो बड़ी बड़ी मशीनों में अच्छे से दबाकर निकल जाएगा। तो जो गन्ना बचता है ना, वो पाउडर फॉर्म में बचता है, इतना क्रश करके उसको अच्छे से निकाल लेंगे। वो मोलासिस या पता नहीं किस नाम से जाना जाता है शायद, और वो जानवरों के खाने के काम, तो वो अलग नाम से जाना जाता है, जस्ट लाइक स्क्रैप। तो अगर वो बिक रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट को रिड्यूस करने में यूज कर लेते हैं। तो बाय प्रोडक्ट अगर है वो मटेरियल जितनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक वो स्क्रैप है, तो उसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही वैल्यू करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, हम उसकी कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ रही है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमने क्या क्या लिया याद है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें हमने वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ले लिए, उसमें से माइनस कर देते हैं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एज वेल एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में से ही बाय प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को माइनस कर सकते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या बोल रखा है, ये सारी बातें जो हमने बोला। कन्वर्जन कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर फिक्स्ड है तो नॉर्मल कैपेसिटी के केस में, वेरिएबल है तो एक्चुअल में, और फिक्स्ड कॉस्ट एबनॉर्मल हाई सिचुएशन में एक्चुअल कॉस्ट पे ले लेते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारी वेरिएबल होती है तो एक्चुअली चली जाती है वो, और जो जॉइंट कॉस्ट होती है, मेन प्रोडक्ट है तो सेपरेट, जो है हमारा सेपरेट पॉइंट पर हम वैल्यू करते हैं उसको, और बाय प्रोडक्ट जो होता है उसे हम अलग कर देते हैं ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में से माइनस कर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, एबीसी लिमिटेड है, इनके पास एक प्लांट है ना, एबीसी लिमिटेड के पास में एक प्लांट है और उसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की एक साल में, और उनका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 18 लाख। तो नॉर्मल आउटपुट कितना है? 1 लाख, और फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 18 लाख। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 18 रुपए, है ना, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड 18 आ गया। केस नंबर 1, आउटपुट 18, 1 लाख ही है, तो आपका नॉर्मल आउटपुट है, तो आप उसे 18 लाख लेकर पर यूनिट 18 रुपए ही लिखोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। केस नंबर 2, आउटपुट 90,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, 90,000 है, आपका कॉस्ट कितना आ रहा? 20, लेकिन आप लिखोगे कितना? 18 के हिसाब से, है ना। लेकिन अब क्या होगा, आप 90,000 यूनिट पे 18 के हिसाब से 16,20,000 लिखोगे, खर्चा हुआ 18 लाख, तो जो 1,80,000 का खर्चा लिखने से रह गया उसे कहां डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ रहे हो ना, खर्चा तो हुआ है तो उसे कहां डालोगे? P&L। लेकिन हमारा आउटपुट कितना हुआ है? 20% एक्स्ट्रा, ये तो एबनॉर्मल हाई हो गया, तो हम क्या करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे 15, और 15 के हिसाब से ही हम वैल्यू करेंगे, है ना। तो हम अगर ये लिखा है इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड ऑन एक्चुअल बेसिस, और हम 1,20,000 को 15 के हिसाब से 18 लाख लिखेंगे। अगर ये एबनॉर्मल हाई नहीं है
तो नॉर्मली हम 18 के हिसाब से लिखेंगे, तो अगर 18 के हिसाब से लिखेंगे तो हम हमारा आउटपुट ज्यादा हो गया तो हम 21,60,000 रुपए का खर्चा रिकवर कर लेंगे, जबकि खर्चा हुआ तो 18 लाख का ही है। तो वो ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम उसे कितने पर करेंगे, 15 रुपए के हिसाब से करेंगे, ना कि 18। क्लियर है ये सब? नाउ अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या आते हैं? देयर में बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो हमारे प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के खर्चे होते हैं, जैसे उसके डिजाइन की कॉस्ट, कोई कस्टम मेड यूनिट है, किसी ने स्पेशली बताया इसको ऐसा ऐसा करो, जैसे याद करो केक बनवाते हैं हम, तो कई बार हम केक में बताते हैं इसमें ये डिजाइन बनना चाहिए, वो डिजाइन के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि कस्टमर ने स्पेशली बताया इस डिजाइन का बनाओ। ठीक है? Interest and other borrowing costs are usually considered and not related to bringing the inventory at their present location and condition, उसे नहीं लेते। जैसे हमने बोला था ना स्टोरेज कॉस्ट, ऐसे ही इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं लेते, वरना तो हमारा जितना पुराना होगा उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अबे हमने ब्याज पर लोन पर काम कर रहे हैं तो उससे कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ाते जाए। तो ये कॉस्ट यूजुअली इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती है, यूजुअली। स्पेशल केस है, जैसे हमने कहा था इन्वेंट्री ऑफ वाइन, वाइन के लिए है और स्पेशली बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट होता है, लोन लेकर हर कोई काम कर रहा है, हर कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम भी ऐड कर लेंगे अगर वो उस इंडस्ट्री की नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइलेंट है, एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल फॉर असर्टेनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। तो एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल जैसे पेटेंट वगैरह है, कॉपीराइट है, तो ये इंटेंजिबल एसेट होती है। इसके डेप्रिसिएशन देखो, जो टेंजिबल एसेट होती है उसकी वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ बता नहीं रखा है, तो इन्होंने क्या रखा, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसको भी ले लेंगे, जैसे हम डेप्रिसिएशन लेते हैं मशीनरी वगैरह, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो। ठीक है? एक्सचेंज डिफरेंस को हम इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं लेते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डिफरेंस आता है, कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है उसमें डिफरेंस आएगा तो वो हम इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं लेंगे, उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। कुछ स्पेसिफिकली चीजों को हटाया गया है इन्वेंट्री के कॉस्ट से, जैसे एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। क्लियर? लेकिन आपको पता है AS16 किस पे है? बोरिंग कॉस्ट पे। और AS16 में कुछ स्पेशल केसेस बता रखे हैं, उस स्पेशल केसेस में हम बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं, वो हम वहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर इस बारे में बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ कि AS16 में क्या लिखा है। AS16 में लिखा है कि अगर हमारा इन्वेंट्री ऐसा है जिसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो 1-2 दिन नहीं, 2-4-6 महीने, साल भर लग रहा है बनाने में, और हमने स्पेसिफिकली उस चीज को बनाने के लिए कुछ लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट जब तक वो बनता नहीं है तब तक उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, बनने के बाद का इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा, जब तक चीज वो बन रही है तब तक जुड़ेगा। क्लियर? जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अब बिल्डर जो होते हैं वो लोन पे ही काम करते हैं, उनका अपना पैसा कितना ही लगाएंगे, तो जितनी समय बिल्डिंग बन रही है, मान लिया बिल्डिंग बनाने में 1.5 साल लगा, तो 1.5 साल बिल्डिंग बनाने में जो ब्याज है वो जुड़ेगा, 1.5 साल एक बार बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद का ब्याज नहीं जुड़ेगा। AS16 ये कहता है। समझ में आया बात? इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए लिमिटेड ने फिनिश गुड्स को दिखाया है कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। सही बताया या नहीं? सही है ये तो। जब उसने कॉस्ट ली है तो उसने मटेरियल लेबर की वेरिएबल कॉस्ट ली है, ये तो सही करा है उसने। पैकिंग मटेरियल लिया है, ये भी ठीक करा है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल को प्राइमरी कॉस्ट माना जाता है, डायरेक्ट मटेरियल। पोर्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चर्ड ओवरहेड लिया, ये भी ठीक करा है। उसने स्टैंडर्ड नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करा, इन्हें सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, तो बढ़िया कर रहा है। बस इसने एंड मोमेंट पे नाश मार दिया, इसने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले ली। याद करो, आपको याद कैसे रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस के खर्चे कहाँ लिखते हो, पीएनएल अकाउंट में, और स्टॉक कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग में। भैया ये तो पीएनएल के आइटम है, कॉस्ट में कैसे जोड़ दोगे?
और वैसे भी अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग असेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, स्टोरेज कॉस्ट, एब्नॉर्मल लॉस, इंटरेस्ट कॉस्ट। ध्यान दो ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। जो पीएनएल की आइटम है वो स्टोरेज कॉस्ट में कैसे जोड़ दोगे भैया? तो इसको हम नहीं लेंगे, कहां पर? स्टोरेज कॉस्ट में नहीं लेंगे। तो यहां पर बोला है कंपनी ने करेक्ट मेथड नहीं करा है क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ले लिया है जो एक्सक्लूड होना चाहिए। तो इनकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ये चीजें हटाई जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हटाया जाता है। जो इन्होंने ले लिया है तो ये सही नहीं कर। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इन्होंने फिनिश्ड गुड्स को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करा है, गलत है। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन हम जो कन्वर्जन कॉस्ट भी लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी, वो लिया नहीं तो गलत है, ठीक नहीं है। तो फी प्राइम कॉस्ट ठीक नहीं है। हमें क्या करना है? पैकिंग मटेरियल भी लेना है और फिक्स्ड एंड वैल्यूएबल नहीं, वेरिएबल फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेने हैं। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड वैल्यू करता है फिनिश गुड्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इट्स बाय प्रोडक्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है ना? बस हम अलग से उसको वैल्यू ना करके अपनी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में से माइनस कर देंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इन प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज 10%। हमने 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल की लगाई और एक्चुअल वेस्टेज कितनी आई? 13%। तो 3% क्या है? एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या बताया था? एबनॉर्मल लॉस को हटाना है। यहां पर क्या लिया है? 10% क्या है? नॉर्मल वेस्टेज। एक्चुअल वेस्टेज कितनी है? तो 3% क्या है? तो एबनॉर्मल लॉस को हम अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, है ना? हमारे पास 500 यूनिट किस चीज की है? रॉ मटेरियल की। आपके असाइनमेंट में फिनिश गुड्स तो नहीं लिखा, उसे रॉ मटेरियल कर लो, ये फिनिश्ड ही है। तो हुआ ये कि हमारे पास 500 यूनिट बची हुई है फिनिश गुड्स की। ठीक है। हमने रॉ मटेरियल कितना लगाया? 10,000। तो 10,000 रॉ मटेरियल लगाने पे 10% खराब होगा, 9,000 बनना चाहिए, लेकिन बना कितना है? 8700। तो नॉर्मल आउटपुट कितना है? 9000। और एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो एबनॉर्मल लॉस है ये 300, है ना? अब देखो हमें बता रखा है रॉ मटेरियल कितने का है, तो 10,000 यूनिट लगाई, तो 10,000 यूनिट लगाने में कितने का खर्चा आया? 10,000 इंटू 270 कितना आया? 27। ठीक है। जो 300 यूनिट खराब हुई है उससे हम अपनी कॉस्ट को बढ़ने नहीं देंगे, समझ रहे हो? तो वो कहां जाएगी? पीएनएल में। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते हैं, पता है? वैल्यूएशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, और उसे किस वैल्यू पर करते हैं? नॉर्मल कॉस्ट पर। तो हम उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो 81,000 कहां जाएगा? पीएनएल में। बाकी क्या बचा हमारा? 26,19,000। और हमारी जो आउटपुट है वो कितनी है? 8700। हम पर यूनिट वैल्यूएशन कर लेंगे उसकी। तो देखो वैल्यूएशन तो ज्यादा ही आएगी, हमारा 270 से ज्यादा आएगी वैल्यूएशन, क्योंकि हमारा आउटपुट कितना आया है? आउटपुट हमारा कम आया है क्योंकि कुछ लॉस हुआ है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 27 लाख रुपए की थी। तो देखो इसको एक और मेथड से किया जा सकता है, थोड़ा सा कॉस्ट अलग आएगी, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? देखो अगर वो तब होता है जब हमें यहाँ पर लेबर वगैरह भी दे रखी होती, हम क्या करते?
या आपने कभी कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है कभी कंसाइनमेंट का चैप्टर? आपके कोर्स से हट गया है, वरना कंसाइनमेंट होता है फाउंडेशन में। उसमें क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स कितनी है 10,000 और अमाउंट कितना है 27 लाख। हम उसमें से पहले नॉर्मल लॉस लेस कर लेते हैं। अब यही बात है कि नॉर्मल लॉस पहले लेस करें या बाद में, उसका भी लॉजिक बताता हूं। नॉर्मल लॉस कितना है 10%, 1000। इसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा होता तो वो माइनस कर देता है, स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई 9000 यूनिट की 27 लाख। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आई 300। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे पास 300 यूनिट खराब हुई है एक्स्ट्रा, कितनी 300, तो 300 यूनिट 300 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई 9,000 रुपए की। कहां जाएगी P&L अकाउंट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वो हम 81,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि ये 90,000 ना करके 81,000 कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, यहां पर हमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिए। अगर वो सब दिया होता तो इसका मतलब ये माल बनने के बाद में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हम तब ऐसा करते, सारे खर्चे जोड़ने के बाद माइनस करते। यहां पर क्या कुछ और नहीं बताया, बस ये बताया इसका मतलब वो माल रॉ मटेरियल ही है जो खराब हुआ है। तो हमने रॉ मटेरियल सीधा सीधा 81,000 रुपीज निकाल कर डाल दिया, और फिनिश पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा, 300 रुपए आता अब 301 रुपए आता, तो थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों ही मेथड चलते हैं यहाँ, क्योंकि हमें केवल रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, इसीलिए हमने 300 यूनिट जो थी हमने माना वो रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल ही खराब हो गई, उस पर कुछ और ज्यादा काम हुआ नहीं और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने सोचा 26,19,000 रुपए का खर्चा हुआ है 8700 यूनिट्स पर, और हम पर यूनिट का ये कॉस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया वो भी चलता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट कितना है 9,000। वो कॉस्ट अकाउंटिंग में वैसा होता है जैसा मैंने बताया कि हमारा नॉर्मल आउटपुट क्या है 9,000, तो 9,000 के हिसाब से वैल्यूएशन करें, लेकिन एक्चुअल में तो आउटपुट 8700 ही हुआ है, तो हमें 8700 की तो कॉस्ट निकालनी है, उस हिसाब से ये कॉस्ट ठीक है। असल में क्या होता है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हम अंदर नहीं जा रहे हैं। अब हमारी 500 यूनिट की कॉस्ट कितने की बैठी 301 के हिसाब, ठीक है। ऐसा नहीं करना, अगर मैं सीधा सीधा क्या कहता 27 लाख की कॉस्ट कितनी यूनिट की है 8700, ये कब करा जब हमने इग्नोर कर दिया नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती 310 रुपए के आसपास। तो इसका मतलब हमने 10 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया एबनॉर्मल लॉस की वजह से, लेकिन वो हमें कस्टमर नहीं देगा, इसलिए ये काम हमें नहीं करना। हमने क्या करा, एबनॉर्मल लॉस को हटाया फिर कॉस्ट निकाली। ये बात समझ में आती है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, डी लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है, प्राइम कॉस्ट है 240, ओवरहेड है 25 लाख, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। कंपनी का नॉर्मल आउटपुट है 10 लाख, लेकिन इन्होंने 20 लाख यूनिट बनाई है, जिसमें से 1 लाख अभी भी बची हुई है। एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन है ना, एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन के केस में हम फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल पर वैल्यू करते हैं। तो बच्चों प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है 240, है ना। अब देखो 25 लाख का 40% फिक्स्ड है, तो 25 लाख का 40% कितना होता है 10 लाख। ये क्या है फिक्स्ड। एबनॉर्मल हाई सिचुएशन में मैंने क्या बोला था एक्चुअल के हिसाब से, तो एक्चुअल कॉस्ट आउटपुट कितना है 20 लाख, है ना। तो कितना है 50 पैसे, और वेरिएबल कितना है 60%, मतलब 15 लाख। और वेरिएबल तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से ही आता है 75 पैसे। तो हमारी वैल्यूएशन कितनी होगी 241 पॉइंट, और आउटपुट हमारा कितना है फिनिश स्टॉक में 1 लाख यूनिट।
तो 1,00,000 यूनिट 241.25 के हिसाब से वैल्यू हो जाएगा। कोई डाउट, टेंशन? क्लियर है ये बात भी? ठीक है, अब हम इसके बाद का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है हमारा और नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज, सब कुछ क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में